नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ जो कि गुजरात से सामने आ रही है। असल में अहमदाबाद के साइंस सिटी में वाइब्रेंट गुजरात समिट हो रहा था जिसमें प्रधानमंत्री खुद पहुंचे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। वाइब्रेंट गुजरात समिट में पीएम नरेंद्र मोदी शामिल हुए हैं। वाइब्रेंट गुजरात के 20 साल पूरे, ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। गुजरात में आर्थिक संकट और आपदा दोनों को झेला है। भूकंप और अकाल झेलकर गुजरात आगे बढ़ा है। त्रासदी के बाद ताकतवर होने की जो परिभाषा है, ये गुजरात से बेहतरीन कोई नहीं बता सकता, ये कहते नजर आए प्रधानमंत्री। गुजरात ने बहुत उतार चढ़ाव देखा। गुजरात को बदनाम करने की कोशिश भी की गई। गुजरात की बर्बादी चाहते थे कुछ लोग। दुनिया वाइब्रेंट गुजरात की सफलता देख रही है। गुजरात का विकास देश का विकास है। एजेंडा वाले उस दौर में भी निराशा फैलाते थे। प्रधानमंत्री इस दौरान कहते नजर आए कि जब मैं मुख्यमंत्री हुआ करता था, मैंने कई सारी नई शुरुआतें करी, लेकिन नई शुरुआत की कीमत उपहास झेलकर मुझे चुकानी पड़ी है। मैंने गुजरात को निराशा से निकाला है। गुजरात को अस्थिर करने की कोशिश लगातार चलती रही, लेकिन मैं डिगा नहीं, डटा रहा। हम गुजरात के पुनर्निर्माण ही नहीं बल्कि उसकी आगे की भी सोच रहे थे, और इसका एक प्रमुख माध्यम हमने बनाया वाइब्रेंट गुजरात समिट को। एक गुजरात का आत्मविश्वास बढ़ाने और उसके जरिए विश्व से आंख मिलाकर बात करने का ये माध्यम बन गया। ये गुजरात सरकार की निर्णय प्रक्रिया और फोकस अप्रोच को पूरी दुनिया को दिखाने का एक माध्यम बना। ये गुजरात सहित भारत की औद्योगिक क्षमता को विश्व के समक्ष उजागर करने का माध्यम बना। ये भारत में मौजूद अलग अलग सेक्टर्स की असीमित संभावनाओं को दिखाने का माध्यम बना। ये भारत के टैलेंट को देश के भीतर उपयोग करने का माध्यम बना। ये भारत की दिव्यता, भव्यता और सांस्कृतिक विरासत को विश्व को दिखाने का एक और माध्यम बन गया। हमने कितनी बारीकी से काम किया उसका उदाहरण वाइब्रेंट गुजरात की टाइमिंग भी है। हमने वाइब्रेंट गुजरात जब किया जब गुजरात में नवरात्रि और गरबे की धूम रहती है। हमने इसे गुजरात के औद्योगिक विकास का पर्व बना दिया। 20 साल हो रहे हैं। हर तरह की खट्टी मीठी बातें याद आना बहुत स्वाभाविक है। आज दुनिया वाइब्रेंट गुजरात की सफलता देख रही है, लेकिन वाइब्रेंट गुजरात का आयोजन ऐसे माहौल में किया गया जब तब की केंद्र सरकार भी गुजरात के विकास को लेकर बेरुखी दिखाती थी। मैंने हमेशा ही कहा है कि गुजरात के विकास से देश का विकास, लेकिन उस समय केंद्र सरकार चलाने वाले गुजरात के विकास को भी राजनीति से जोड़कर देखते थे। केंद्र सरकार के मंत्री तब वाइब्रेंट गुजरात समिट में आने से मना कर दिया करते थे। व्यक्तिगत रूप से तो मुझे बताते थे कि नहीं हम जरूर आएंगे। पता नहीं पीछे से डंडा चलता था, वो ना कर देते थे। सहयोग तो दूर की बात, वो रोड़े अटकाने में लगे रहते थे। विदेशी इन्वेस्टर्स को धमकाया जाता था कि गुजरात मत जाओ। इतना डराने के बाद भी विदेशी इन्वेस्टर्स गुजरात आए। जबकि यहां गुजरात में
उन्हें कोई स्पेशल इंसेंटिव नहीं दिया जाता था। वो यहां आते थे क्योंकि उन्हें यहां गुड गवर्नेंस, फेयर गवर्नेंस, पॉलिसी ड्रिवन गवर्नेंस, इक्वल सिस्टम ऑफ ग्रोथ और ट्रांसपेरेंट सरकार का अनुभव रोजमर्रा की जिंदगी में आता था। तो अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र लिखते हुए सरना कोड लागू करने की मांग उन्होंने की है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखते हुए कहा है कि झारखंड के लोगों के लिए ये मांग है। सीएम सोरेन ने चिट्ठी लिखते हुए सरना कोड लागू करने की मांग की है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि हम आदिवासी समाज के लोग प्राचीन परंपराओं और प्रकृति के उपासक हैं। पेड़ों, पहाड़ों की पूजा और जंगलों को संरक्षित करने का हमारा धर्म है। हम उसे अपना धर्म मानते हैं। सीएम सोरेन ने कहा, आज आदिवासी सरना धर्म की मांग इसलिए उठ रही है ताकि प्रकृति का उपासक ये आदिवासी समुदाय अपनी पहचान के प्रति आश्वस्त हो सके। आदिवासी समुदाय में भी कई ऐसे समूह हैं जो विलुप्ति के कगार पर आकर खड़े हो गए हैं। सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर इनका संरक्षण नहीं किया गया। इनकी भाषा, संस्कृति के साथ साथ इनका अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। ये कहते नजर आए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। देखिए, झारखंड सरकार का जब आप लोगो भी देखेंगे तो वो भी आदिवासी बाहुल्यता और आदिवासी समुदाय को से प्रभावित है। यानी कि ज्यादातर जो आबादी है झारखंड की वो आदिवासी समुदाय से बिलोंग करती है। अब ऐसे में हेमंत सोरेन जो कि खुद भी उसी समुदाय से आते हैं, उनका इस तरीके का पत्र लिखना अपने आप में एक तरीके का स्ट्रोक है केंद्र सरकार के लिए, या केंद्र सरकार के विरुद्ध उसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखते हुए सीधे सरना कोड को लागू करने की बात कही है। तो वहीं खालिस्तानी नेटवर्क पर एनआईए का चाबुक चला है। बड़ा एक्शन, बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। 6 राज्यों में एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई हुई है। एक साथ 50 से ज्यादा जगहों पर, ठिकानों पर एनआईए की रेड हुई है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में छापेमार कार्रवाई अमल में लाई गई। लॉरेंस बम्बिहा और अर्शदुल्ला के सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई हुई है। बड़ी खबर, अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 50 से ज्यादा जगहों पर एनआईए की रेड। खालिस्तानी नेटवर्क पर एनआईए का पंजा कसता हुआ। इसी कड़ी में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत 6 राज्य जो कि इस समय एनआईए के निशाने पर हैं, रेड लगातार चल रही है। राजस्थान से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान में भी एनआईए की बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। राजस्थान के 13 जिलों में एनआईए की रेड चल रही है। खालिस्तान समर्थकों पर एनआईए का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान के हनुमानगढ़, झुंझुनू, श्रीगंगानगर, जोधपुर सहित 13 शहरों में एनआईए की छापेमार कार्रवाई देर रात से जारी है। तो ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। हालांकि ये जो रेड का क्रम है ये कल से ही लगातार चल रहा है। बीती रात से लगातार 6 राज्यों के अलग अलग जिलों में एनआईए की कार्रवाई देखने को मिल रही है। खालिस्तान समर्थकों पर एनआईए का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। और अभी जो मौजूदा तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पाएंगे, ये राजस्थान के कुछ जिलों की तस्वीरें हैं जिसमें राजस्थान के 13 जिलों में एनआईए की रेड चल रही है।
हनुमानगढ़, झुंझुनू समेत तमाम जिलों में बीती रात से रेड चल रही है। राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है आज। ये भी बड़ी खबर, अहम जानकारी, सियासी हलचल भी राजस्थान में देखने को मिल रही है। देखिए, बेहद खास है आज, आपका फोकस राजस्थान पर होना चाहिए क्योंकि जयपुर में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है, जिसके लिए गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद शामिल हो रहे हैं। इसमें प्रभारी अरुण सिंह, चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी भी मौजूद रहेंगे। राजस्थान में चुनाव होना है। अभी बीजेपी अपनी संकल्प यात्रा को खत्म कर चुकी है राजस्थान के अंदर। इसके बाद आज से ही अशोक गहलोत अपनी यात्रा का आगाज कर रहे हैं। इस बीच अब बीजेपी ताबड़तोड़ एक्शन मोड में आ चुकी है और बीजेपी की जो सक्रियता है उसको इस बात से ही समझिए कि जयपुर खुद अमित शाह और नड्डा पहुंच रहे हैं। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ संवाददाता सहयोगी दीपक चावला ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़े हुए हैं। दीपक, क्या कुछ अपडेट आप साझा कर रहे हैं? इस मीटिंग में क्या कुछ खास रहने वाला है? क्योंकि प्रभारी भी पहुंच रहे हैं, अमित शाह भी पहुंच रहे हैं, जेपी नड्डा भी पहुंच रहे हैं और इस समय सियासत की दृष्टि से पूरा फोकस पूरी बीजेपी का राजस्थान। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। राजस्थान में अब से कुछ महीने शेष बचे जब चुनाव होने हैं। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर आए थे और ऐतिहासिक सभा हुई थी यहाँ पर, जहाँ पर करीब 1.5 से 2 लाख लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए आए थे। तो कहीं ना कहीं हौसला अफजाई यहाँ पर भाजपा का राजस्थान में हुआ है। परिवर्तन यात्रा भी हाल ही में खत्म हुई है। अब उसके बाद से पीएम के दौरा हुआ, उसके बाद से अब लगातार बीजेपी एक्शन मोड में है। 2 दिन बाद ही अब गृह मंत्री अमित शाह आ रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जयपुर आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि 6 बजे ये जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड कर जाएंगे। उसके बाद होटल में जाएंगे, होटल में थोड़ी देर विश्राम करेंगे और लगभग 8 बजे देर रात तक ये मीटिंग जो है अमित शाह और जेपी नड्डा राजस्थान के तमाम जो बड़े नेता उनकी लेने वाले हैं। इसके अलावा जहाँ पर चुनाव प्रभारी जो है प्रहलाद जोशी वो मौजूद रहेंगे, प्रभारी अरुण सिंह मौजूद रहेंगे। ठीक है दीपक, एक विषय मैं आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, शाम तक पहुंच जाएंगे जेपी नड्डा भी, अमित शाह भी। मध्य प्रदेश की अभी दूसरी सूची जारी हुई है। उस सूची ने सबको चौंका दिया क्योंकि उस सूची में दिग्गजों पर दांव लगाया गया है। तो क्या राजस्थान में भी इसी तरीके की रोचो ली जा रही है कि आगामी चुनावों के मद्देनजर जो उम्मीदवार उतारे जाएं वो कुछ मध्य प्रदेश की दूसरी सूची से मिलते जुलते हो सकते हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण आपका सवाल है। मध्य प्रदेश में हमने देखा कि कुछ केंद्रीय मंत्री भी आज चुनाव लड़ रहे हैं और बिल्कुल राजस्थान में भी अच्छी तस्वीर देखने को मिल सकती है। राजस्थान से 3 केंद्रीय मंत्री है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मान सकते हैं कि किसी ना किसी को विधानसभा चुनाव जो है वो लड़ सकते हैं, उनको टिकट मिल सकता है। इसके अलावा राजस्थान से 25 सांसद आते हैं। 25 सांसद में से लगभग 5 या 10 की सांसद इस बार विधानसभा चुनाव है वो लड़ेंगे। तो राजस्थान में मध्य प्रदेश की सूची आ सकती है और बीजेपी ऐसी सूची निकालती है जिसको कोई भी नहीं सोच सकता। राजस्थान में आपको अच्छे से पता है कि राजस्थान में सीएम का फेस कौन होगा, अभी वो भी डिसाइडेड नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे ही राजस्थान में चुनाव लड़ा जा रहा है। तो बिल्कुल मध्य प्रदेश जैसी सूची जो है राजस्थान में भी आ सकती है। संभव से अक्टूबर के पहले हफ्ते में ये जो सूची है वो जारी की जा सकती है, जिसमें करीब 20 से 25 जो नाम है उनका ऐलान किया जा सकता है। सबसे पहले वो लिस्ट आएगी जहां पर ठीक है दीपक, ये क्लियर हो गया। आपने बता दिया कि ठीक है, वैसा ही कुछ संभावित चेहरे भी हो सकते हैं और नाम भी हो सकते हैं। अब मैं जीरो लैंड पर आती हूँ। देखिए, जब हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी की जो इस बार की कार्यशैली है वो थोड़ी सी अलग है। बीजेपी ने A, B, C, D ग्रुप में डिवाइड किया है सीटों को और D सीट की जब हम बात करें तो वो जीरो लैंड है, यानी कि वहां पर कभी कमल नहीं खिला। और जब हम सूची पर फोकस करते हैं, बीजेपी ने जो जारी करी है उसमें जीरो लैंड पर फोकस सबसे ज्यादा है। उन लोगों को जीरो लैंड पर फोकस करने को कहा गया है। तो क्या राजस्थान के लिए भी जो दूसरी सूची आएगी उसमें भी इसी तरीके के नामों का जिक्र हो सकता है? क्या ऐसी जगहों का जिक्र हो सकता है क्या? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो पारंपरिक सीटें हैं भाजपा की, जहां पर भाजपा हमेशा जीतती आई है, उन पर तो फोकस है ही है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस वहां पर है जहां पर बीजेपी हमेशा हारती है। उदाहरण के तौर पे आप जोधपुर की कुछ सीटें हो गई, आपके पश्चिमी राजस्थान की कुछ सीटें हो गई,
बाड़मेर की कुछ सीटें हो गई, ऐसी कई सारी सीटें, तो उन पर फोकस है। और मैंने कहा कि पहली लिस्ट ही इनकी आ जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि उनको एक तो समय से पहले उनको पता चल गया, उनके प्रत्याशी को, उनको तैयारी का मौका मिल जाएगा, तो समय से पहले वो लिस्ट अक्टूबर के पहले सप्ताह में आ जाएगी, जिससे वो जिनको भी टिकट दिया जाएगा, जो उम्मीदवार होंगे, वो जल्दी से अपने क्षेत्र में जाएंगे और जल्दी से जल्द ज्यादा से ज्यादा जनसंपर्क करेंगे, ताकि लोगों की जो उम्मीदें हैं वो बटोरी जाए। कह सकते हो कि जो जहां पर बीजेपी हार रही है पिछले 2 बार से, पिछली बार हारे और उससे पिछली बार हारे, ऐसी सूची बनाई गई है। पिछली 2 बार से जहां पर हार रहे हैं उनको प्राथमिकता यहाँ पर दी जा रही है, पहली सूची जो है उनकी ही जारी कर दी जाएगी। और राजस्थान में जिस तरह के दिग्गजों ने अब मौका संभाला हुआ है, पीएम नरेंद्र मोदी लगातार दौरे कर रहे, 10 से अधिक दौरे हो चुके हैं, अमित शाह लगातार है, जेपी नड्डा लगातार आ रहे हैं, तो कह सकते हैं कि राजस्थान पर फोकस ज्यादा, राजस्थान पर फोकस इसलिए भी ज्यादा है। बिल्कुल राजस्थान बिल्कुल दीपक, जब आप जोधपुर का जिक्र कर रहे थे, मेरे जहन में बार बार अशोक गहलोत का जिक्र आ रहा था। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो बीजेपी का पूरा फोकस सीएम और डिप्टी सीएम की सीट पर है। तो ग्राफिक्स के जरिए देखिए और समझिए कि रात को 8 बजे पहुंच जाएंगे मीटिंग के लिए शाह और नड्डा दोनों ही। तैयारियों में क्या कुछ खास रह सकता है वो भी ग्राफिक्स के जरिए समझिए। बीजेपी का मिशन राजस्थान, टिकट बंटवारे को लेकर के विस्तार से चर्चा होगी, मंथन होगा। परिवर्तन यात्रा का फीडबैक भी शाह और नड्डा लेने वाले हैं। कल संघ के नेताओं के साथ बैठक होने वाली है। तो देश भर की नजर इस समय राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पे, और बीजेपी का फोकस मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। संकल्प यात्रा की समाप्ति हो गई है, लेकिन उस यात्रा के मंथन से क्या अमृत निकला, इसकी रोड शो लेने के लिए आज नड्डा और शाह खुद आ रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि यह दौरा किस लिहाज से बेहद खास होने वाला है। तमाम उन प्रतिनिधियों की खोज होने वाली है जो जिताऊ कैंडिडेट हों। परिवर्तन यात्रा का फीडबैक लेंगे शाह भी और नड्डा भी कि हमने ये यात्रा तो निकाली, लेकिन हम परिवर्तन के लिए कितना ज्यादा ग्राउंड पर दृढ़ संकल्पित हैं। शाह और नड्डा का जयपुर दौरा है, दौरे पर सभी की नजर, दिग्गज पहुंच रहे हैं। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। बैठक के बाद कई नाम निकलकर सामने आ सकते हैं, सूचियां भी जारी हो सकती हैं, इस पर सबकी निगाहें। रात को 8 बजे आपको जो अपडेट मिलेगा वो आपको चौंका भी सकता है, क्योंकि जो मीटिंग्स का दौर शाह और नड्डा के पहुंचने के बाद राजस्थान में देखने को मिलेगा, उसके बाद कई सारी ऐसी चीजें हैं जो अप्रत्याशित होंगी, जैसे कि मध्य प्रदेश में देखने को मिली थी, ठीक वैसे ही। और इसके अलावा शाह और नड्डा संघ के भी नेताओं के साथ मुलाकात करने वाले हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सनातन विवाद पर सुनवाई होनी है। ए राजा के विवादित बयान पर सुनवाई जारी। वकील विनीत जिंदल की याचिका पर यह सुनवाई हो रही है। बड़ी खबर आपको बता दें कि पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर उदयनिधि स्टालिन, ए राजा और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्ते के अंदर जवाब तलब किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट में सनातन विवाद पर सुनवाई, ए राजा के विवादित बयान पर सुनवाई चल रही है। वकील विनीत जिंदल की याचिका पर सुनवाई हो रही है। आपको बता दें कि उदयनिधि स्टालिन, ए राजा के खिलाफ जो याचिका दायर हुई थी उसके ब्याह पर यह सुनवाई हो रही है। 4 हफ्ते के अंदर जवाब देने को कहा गया था। इस बुलेटिन में फिलहाल खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।